रीबर्थ ऑफ स्ट्रेंजर्स लव एपिसोड 3 ऑलरेडी इस एरिया में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गई थी और जो अद्वैत के ही हार्ड वर्क का नतीजा था, इसलिए कृतिका ने सिंसियरली कहा, और सर आप बहुत ओसम है। अद्वैत उसकी बातों से हैरान हो गया और उसकी आंखें मुस्कुरा रही थी और उसने पूछा, तो मैं औसम कैसे हूं? कृतिका ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जब हम यहां आए थे तो ये जगह बिल्कुल डेजर्टेड के बराबर थी, लेकिन सिर्फ एक महीने में ही आपने इसे एक ट्रैवलिंग शॉपिंग स्ट्रीट बना दिया है। आपने इस एरिया की डेवलपमेंट में कितना ज्यादा काम किया है, आपका काम बहुत अच्छा है। अद्वैत बोला, तुम लोगों की चापलूसी करना सिर्फ एक महीने में सीख गई हो। कृतिका ने उसकी बात को काटते हुए कहा, लेकिन सर मैं सच बोल रही हूं। एक शॉपिंग स्ट्रीट क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है, चैलेंज है उसे लगातार चलते रहना ताकि यहाँ के लोग पॉवर्टी लेवल से बाहर आए और एक स्टेबल लाइफ जिए। फिर कृतिका ने पूछा, सर फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? कृतिका को पहले हमेशा ही लगता था कि इस तरह के उजड़े हुए एरिया में आकर डेवलपमेंट करना बेकार है और अद्वैत और भी इम्पोर्टेंट काम कर सकता है, लेकिन इस तरह की जगह पर इतनी चेंज देखकर और अद्वैत की बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि अद्वैत न सिर्फ एक बिजनेसमैन है बल्कि नॉर्मल लोगों की फिक्र भी करता है। लेकिन अद्वैत आगे जाकर बोला, आज के जमाने में कंपनी को अपनी रेपुटेशन की बहुत फिक्र होती है और अगर मित्तल ग्रुप को आगे बढ़ाना है और ज्यादा प्रॉफिट कमाने हैं तो उसे इस तरह की चैरिटी करते रहने चाहिए। कृतिका, बिजनेसमैन को सिर्फ पैसा कमाना ही आता है, लेकिन कौन पैसे के लिए काम नहीं करता? पैसे के बिना जी कौन सकता है? इतने बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके अद्वैत ने पहले ही उसके नतीजे सोच लिए होंगे। वो लोग काम की बजाय वॉक पर निकल गए तो कृतिका ने शॉपिंग स्ट्रीट के आगे बढ़ते हुए आम आदमी की परेशानियों के बारे में समझा और बोली, यह जगह बहुत खूबसूरत है, मगर यहाँ पर टूरिस्ट बहुत कम आते हैं क्योंकि यहाँ फैसिलिटीज और सपोर्ट कम है। अद्वैत ने हाँ में सर हिलाकर उसे आगे कंटिन्यू करने के लिए कहा तो कृतिका आगे बोली, अगर मुझे किसी जगह ट्रिप के लिए जाना है तो सबसे पहले मैं सोचती हूँ उसके बजट, उसके बाद सेफ्टी और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। कृतिका ने और बहुत सारी बातें की और सब कुछ सुनाने के बाद अद्वैत ने उसे अप्रिशिएटिंग लुक दिया। अद्वैत का अप्रिशिएशन प्रकार कृतिका बहुत खुश हो गई। भले वो जानती थी कि अद्वैत की टीम ने पहले इन इश्यूज पर काम करना शुरू कर दिया है, मगर वो शायद उसकी एबिलिटी चेक करना चाहता था। चलते हुए अचानक की कृतिका के पॉकेट में रखा फोन बजा। उसने खोलकर देखा तो कृष्ण ने छोले भटूरे खाते हुए एक फोटो और मैसेज भेजा था, कृति मैं तेरे फेवरेट छोले भटूरे खा रहा हूँ। फोन स्पीकर पर रखा था जिससे उसके बगल में चल रहे हैं। अद्वैत ने भी कृष्ण की बात सुनी और उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई। कृतिका का पूरा ध्यान तो अच्छे अच्छे खाने के फोटो पर था, जिसके कारण उसने अद्वैत के मूड में आए चेंज को बिल्कुल नोटिस नहीं किया। उस चोट की वजह से डॉक्टर ज्योति ने उसके डाइट को बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया था। वो कुछ भी तेल या मसालेदार एक महीने से नहीं खा पा रही थी और पिक्चर को देखकर कृतिका के मुंह में पानी आ गया। उसने अपने बॉस की तरफ मुड़कर पूछा, सर क्या मैं यहाँ कुछ स्नैक्स ट्राई कर सकती हूँ? आफ्टर ऑल यहाँ के सारे स्नैक्स टूरिस्ट के लिए ही तो बनाए गए। तुम छोले भटूरे खाना चाहती हो? अद्वैत तुरंत उसकी मन की बात समझ गया। क्या वो अपने हस्बैंड से इतना प्यार करता ही है कि जो वह खा रहा है वो भी वही खाना चाहती है ताकि उसके साथ मोमेंट शेयर कर सके? मैं तो बस चेक करना चाहती हूँ कि यहाँ पर आकर भी उसका टेस्ट दिल्ली वाले छोले भटूरे जैसा है या नहीं, ताकि फ्यूचर में यहाँ आने वाले गेस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो। कृतिका बोल तो अद्वैत से रही थी, लेकिन उसकी आंखें सामने छोले भटूरे वाले ठेले पर थी और चमक रही थी। जब अद्वैत ने देखा कृतिका सचमुच खाना चाहती है तो वह थोड़ा सा नर्म पड़ गया, लेकिन फिर भी बोला, मैं इस तरह का ऑयली खाना नहीं खाता। कृतिका को पता था कि उसके बॉस ये सब नहीं खाते और ना ही वो अपने साथ ज्वाइन होने के लिए बोलना चाहती थी। वो मुस्कुराकर बोली, सर आप जाकर आराम कीजिए, मैं अकेले खा लूंगी। अद्वैत, वो उसकी असिस्टेंट है और उसे भागना चाहती है। नो वे, चलते हैं। अद्वैत अगले चलते हुए छोले भटूरे के ठेले के पास लगाई हुई कुर्सियों पर गया और चुपचाप बैठ गया। उसके कपड़े नॉर्मल थे, मगर वो आउट ऑफ द प्लेस लग रहा था। खाने का ऑर्डर देकर बैठने जा रही थी तभी वो एक लड़के से टकरा गई। उसने कुछ कदम पीछे लेते हुए कहा, सॉरी। नो प्रॉब्लम, उस लड़के ने शर्मा कर मुस्कुराते हुए कहा है, ब्यूटीफुल किस टीम से हो? मैंने तुम्हें कभी पहले नहीं देखा। कृतिका थोड़ी कंफ्यूज हो गई और उसने पूछा, कौन सी टीम? ओ तो तुम हमारे क्लब का पार्ट नहीं हो, तभी तो मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा, वरना मैं तुम जैसी ब्यूटीफुल को कभी भूलता थोड़ी। उस लड़के ने शर्माते हुए अपना फोन निकाला और बोला, अब जब मिल गए हैं तो भाग्य किस्मत की बात है, क्या हम कांटेक्ट एक्सचेंज कर ले? उसकी फ्लर्टिंग से कृतिका थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई, मगर उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा।
सॉरी मगर मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर किसी अजनबी को नहीं देती। उस लड़के चेहरा और लाल होता जा रहा था। बस इस बार मुझे जीत जाने दो। मैं बस अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रुथ और डेयर खेल रहा था जिसमें मैं हार गया हूँ और मुझे डेयर मिला है कि मुझे एक लड़की का कॉन्टैक्ट नंबर लेना है। ये सुनकर कृतिका ने आसपास देखा और कहा, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं, तुम किसी और का ले सकते हो, अगर और कोई नहीं माने तो तुम ही स्टोव वाली आंटी है ना, उनका ले लो। कृतिका नहीं जानती थी कि वो क्यों लड़का इतनी पुरानी ट्रिक यूज कर रहा है उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेने के लिए। उस लड़के ने एम्बेरसमेंट में कहा, एक्चुअली मुझे लगा तो तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए था। अगर मैं तुम्हें कंफर्टेबल कर दिया तो आई एम सॉरी। उसकी सच्चाई की वजह से कृतिका के मन में उसका इंप्रेशन थोड़ा ठीक हो गया और वह बोली, मैं तुम्हें दे दूंगी, बस पहले तुम्हें मेरे लिए एक फेवर करना होगा। वो लड़का बहुत खुश हो गया और बोला, क्या काम है तुम्हें? कृतिका बोली, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछेंगी और तुम सच सच जवाब देना। वो लड़का, बिल्कुल पूछो। कृतिका ने पूछा, तुम कितनी बार यहाँ ट्रिप के लिए आए हो और तुम किस तरह के ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हो? यहाँ का एनवायरनमेंट और खाना कैसा है? क्या तुम वापस आओगे? उस लड़के ने हंसते हुए कहा, ब्यूटीफुल, क्या तुमको ये सवे कर रही हो? हाँ, मैं यहाँ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही हूँ और यह मेरी जॉब है। उस लड़के ने कहा, हम बोमसेल के मेंबर हैं, हम यहाँ पर 100 लोगों से भी ज्यादा हैं जो टूरिस्ट बस आए हैं। यहाँ की सीनरी बहुत खूबसूरत है लेकिन यहाँ के एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से कोई यहाँ वापस नहीं आना चाहता। मगर आज हमने यहाँ एक रेस्टोरेंट में खाना खाया जहाँ प्राइस शुरू में कम था लेकिन आखिर में उन्होंने हमसे 500 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए। भले ही 500 रुपये एक टेबल के लिए ज्यादा नहीं थे मगर इस तरह हमारे मन में उसे होटल का इंप्रेशन बहुत बुरा हुआ। कृतिका ने उसे कहा कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा और फिर पूछा, कितने रेस्टोरेंट ने ऐसा किया? उस लड़के ने जवाब दिया, सिर्फ एक, बाकी सब ठीक थे। फिर उसने अपना फोन निकलते हुए कहा, अब तुम्हारे सवाल खत्म हो गए हो तो क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगी? थैंक्स, अगर तुम ही यहाँ एरिया में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। उस लड़के ने पूछा, क्या मैं काम के अलावा भी तुम्हें फोन कर सकता हूँ? मैं शादीशुदा हूँ, कृतिका बोली और अद्वैत जहाँ बैठा था उस तरफ जाने लगी। वह लड़का कृतिका को जाते हुए देखा रहा और जैसे उसने अद्वैत को देखा उसके एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। थोड़ी देर पहले उसने सोचा था कि वह काफी गुड लुकिंग है, इसलिए उसमें इतनी हिम्मत है कि वह कृतिका से डायरेक्ट उसका नंबर मांग सके। लेकिन उसे लगा कि अद्वैत ही कृतिका का हस्बैंड है और इसलिए उसने कृतिका से बात करने का इरादा छोड़ दिया। जब उसका हस्बैंड ही इतना हैंडसम है तो वह बाहरी इंसान को क्यों पूछेगी? उसे लड़के के ही ग्रुप के कई सारी लड़कियां वहां पर थी और अद्वैत से उसका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लेना चाहती थी लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। किसी ने तो अपना फोन निकालकर उसकी फोटो लेने की कोशिश की तो अद्वैत ने उसे लड़की को इतना कोल्डली घूरा कि डर के मारे उस लड़की के होंठ से फोन गिरते गिरते बचा। कृतिका ने अद्वैत के सामने बैठते हुए काम की बात शुरू की, सर मुझे इस एरिया की कुछ प्रॉब्लम के बारे में अभी अभी पता चला। कुछ रेस्टोरेंट कस्टमर से यहाँ पर बिना मतलब की फीस चार्ज कर रहे हैं जिससे हमारे रिपीटेशन पर काफी गहरा असर पड़ सकता है। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर उस टूरिस्ट को दे दिया है कि अगर उसे कोई की दोबारा ऐसे ही प्रॉब्लम हो तो वो डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। अद्वैत, तो इसलिए उसने उस लड़के के साथ कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज किया। वो सचमुच अपने हस्बैंड को धोखा नहीं दे रही। शिव ऑलरेडी इस पर काम कर रहा है। उसे ऑलरेडी पता है उसे कि वो पहली जिसने इस बारे में पता लगाया। ऑकवर्ड होते हुए उसने अपना सर स्क्रैच किया। अद्वैत भी आगे कुछ नहीं बोला और चुपचाप एक दूसरे को फेस करते हुए चुपचाप बैठे रहे। 10 मिनट बाद खाना आ गया तो कृतिका ने उसकी एक फोटो लेकर ग्रुप चैट में भेजी, मैं भी खा रही हूँ, तुम लोग अकेले नहीं हो। तभी दूसरी तरफ से क्रिश का वॉइस मैसेज आया, अकेले अकेले खाने में क्या मजा है, जब तू वापस आएगी तो हम एक साथ खाएंगे। कृतिका ने भी वॉइस मैसेज में जवाब दिया, हाँ सचमुच अकेले खाना बोरिंग है, लेकिन जब मैं वापस आऊंगी तो ट्रीट तुम्हारी तरफ से होगी। दूसरी तरफ से क्रिश थोड़ा सेंटिमेंटल हो गया और उसने मैसेज भेजा, तू 1 महीने से गायब है, मैं तुझे मिस कर रहा हूँ। कृतिका खाने के दौरान क्रिश से वॉइस चैट पर मैसेज करती रही और उसने अद्वैत को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। खाने के बीच में ही अचानक उसने ऊपर देखा तो अद्वैत का चेहरा बिगड़ा हुआ था। ये देखकर उसने पूछ लिया, सर क्या आप भी खाना चाहते हैं? अद्वैत ने उसे कुंडली घुरा और उठकर चला गया। कृतिका को अपनी बॉस की अचानक गुस्से का कारण समझ नहीं आया लेकिन उसके जाने के बाद कृतिका और खुश होकर अपना खाना एंजॉय करने लगी और अच्छे से खाकर बिल पे करके खुशी खुशी वापस जा रही थी। तभी उसे रोड साइड पर अद्वैत स्मोकिंग करता हुआ दिखाई दिया। उसके पास जाकर कृतिका ने पूछा, सर अब तक आप क्यों गए नहीं? आदत ने कोल्डली दी जवाब दिया,
तुम मेरी बीवी नहीं हो, मैं जाऊं या ना जाऊं उसे तुम्हारा क्या लेने देना है? कृतिका, उसने तो ऐसे ही थोड़ी सी चिंता से पूछ लिया। क्या उसे इतना रूड होने की जरूरत है? अगर उसे पता होता उसका बॉस उसके साथ ऐसा बिहेव करेगा तो वह ऐसे नाटक करती जैसे उसने उसे देखा ही नहीं और चुपचाप यहां से चली जाती। सॉरी सर, इस बार मैं कुछ ज्यादा कर गई, अगली बार मैं केयरफुल रहूंगी। कृतिका नहीं वापस जाते वक्त मांगी और उसने सोच लिया कि अगली बार से वह अपनी असिस्टेंट वाली पोस्ट तक ही सीमित रहेगी और उससे कुछ नहीं पूछेंगी। कृतिका ने फैसला कर लिया कि वह कभी भी कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछेगी। पिछले कुछ वक्त से वो अद्वैत के साथ काम कर रही थी और उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से उसे थोड़ी सी लिबर्टी मिल गई थी, मगर वह अपने आप को कंट्रोल करेगी। अद्वैत आगे चलते हुए अपनी सिगरेट निकालकर स्मोक कर रहा था और उसकी नज़र लगातार कृतिका पर बनी हुई थी। वो बस कृतिका को सेफली होटल छोड़ना चाहता था। तभी अचानक डॉक्टर ज्योति सामने आ गई और बोली, अनमोल ने तुम्हारा ऑर्डर के अकॉर्डिंग मालती को वार्निंग देती है, वो अब कृतिका को परेशान नहीं करेगी। अद्वैत ने हाँ में सर हिला दिया तो डॉक्टर ज्योति आगे बोली, हिना ने भी बता दिया है कि मालती हाल फिलहाल में क्यों इतनी रिसेंटली एक्टिव थी। ये सब इसलिए क्योंकि दिशा और मिस बजाज ग्रेजुएट होकर देश वापस लौटने वाली है और वह मिस बजाज के लिए पहले से ही रास्ता क्लियर कर देना चाहती थी। अद्वैत ने सिगरेट का एक पफ लेकर मुस्कुराकर कहा, वह मेरे लिए फैसला नहीं ले सकती। वो तुम्हारी माँ है, ऐसा करने से तुम्हारी रेपुटेशन खराब होगी। डॉक्टर ज्योति ने अद्वैत को बड़ा होते हुए देखा था। वो जानती थी कि उसके पेरेंट्स के साथ उसके रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं है, बहुत ही खराब है। पहले अद्वैत ने पर्सनली अपने फादर को कंपनी की हाई पोजीशन से नीचे गिराया और मित्तल ग्रुप का मालिक बना था और उसने अपने ही फादर को जेल भिजवा दिया था, जिसकी वजह से बाहरी दुनिया में खबर फैल गई कि वह रुथलेस और क्रूएल है और उसके अंदर फैमिली के लिए कोई प्यार नहीं है। रेपुटेशन, अद्वैत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और अगर उसे फर्क पड़ता है तो वह किसी और तरीके से पब्लिक ओपिनियन बदल सकता था। डॉक्टर ज्योति ने ना चाहते हुए भी अद्वैत को देखा और आखिर में पूछ लिया, अद्वैत, क्या कृतिका के लिए तुम्हारे मन में कोई स्पेशल फीलिंग है, जो तुम उसके लिए इस तरह प्रोटेक्टिव हो रहे हो? अद्वैत ने एक आईब्रो उठाकर उन्हें देखा और कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको और अनमोल को परेशान होता हुआ अपनी आंखों के सामने देख पाता? अद्वैत ने डायरेक्टली जवाब नहीं दिया, मगर डॉक्टर ज्योति उसके बातों का मतलब समझ गई। वो ये कहना चाहता है कि कृतिका भी उसके और अनमोल की तरह ही है। अद्वैत के दिल में उसके एम्प्लॉइज जिसकी उसे चिंता है, इसलिए कोई उन्हें परेशान नहीं कर सकता। अगले दिन कृतिका वापस काम पर लग चुकी थी। भले ही वो 1 महीने से आराम कर रही थी, मगर उसके काम करने की एबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो हर एक काम बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रही थी। 15 दिनों बाद वह एरिया ऑफिशियली ओपन हो गया और वहां के ओपनिंग सेरेमनी के बाद सब लोग वापस दिल्ली लौट गए। इस बार अद्वैत अपने प्राइवेट प्लेन से वापस लौटा और जब वो लोग लौटे तब तक रात का समय ही था। कृतिका ने अपना लगेज लिया ही था, तभी उसे क्रिश का कॉल आया, कृति, अभी और मैं तुझे पिक करने के लिए आ रहे हैं एयरपोर्ट, वहां कुछ मिनट में पहुंच जाएंगे। वीआईपी एग्जिट से निकलने के बाद हमारा इंतजार करना। ओके, बाद में मिलते हैं, कृतिका ने मुस्कुरा कर कहा और कॉल कट कर दिया और पीछे मुड़कर देखा तो अद्वैत उसकी तरफ देख रहा था और फिर वह आगे बढ़ने लगा। कृतिका और शिव उसके पीछे 2 बड़े बड़े सूटकेस लेकर बढ़ रहे थे। अद्वैत को पिक करने की वाली गाड़ी अभी भी एग्जिट की पर इंतजार कर रही थी। अद्वैत जाकर डायरेक्टली अंदर बैठ गया, लेकिन कृतिका और शिव को अभी भी लगेज रखना था। कोई भी अद्भुत के बगल में बैठना नहीं चाहता था, तो शिव जल्दी से लगेज रखकर आगे वाली पैसेंजर सीट पर बैठ गया। कृतिका पीछे वाली सीट की तरफ बढ़ रही थी और उसे आता हुआ देखकर अद्वैत ने उसके लिए जगह खाली कर दी, लेकिन कृतिका ने मुस्कुरा कर कहा, सर, मैं आप लोगों के साथ नहीं आ रही, कोई मुझे पिक करने के लिए आ रहा है। ये सुनकर अद्वैत ने ड्राइवर को गाड़ी शुरू करने का इशारा किया तो उनकी गाड़ी वहां से होकर जाने लगी। तभी एक नॉर्मल सी कार उनके आसपास से गुजरी। अद्वैत को लगा कि वो उस गाड़ी को जानता है। उसने मुड़कर देखा तो वह गाड़ी कृतिका के सामने रुकी और उसमें से एक लड़का उतरा और उसने जल्दी से कृतिका के हौंठ से उसका बैग ले लिया। अद्वैत उस लड़के का चेहरा देख पाता, उसे पहले ही ड्राइवर ने गाड़ी तेज कर दी थी। अद्वैत काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गया और उसने अपनी कॉलर का एक बटन खोला और किसी को कॉल करके पूछा, कैसी है सिचुएशन। तभी दूसरी तरफ से एक केयरलेस आवाज आई, इतने सारे एक्सीलेंट लॉयर्स हैं मित्तल ग्रुप में, तुमने मुझे क्यों चूज किया? वैसे क्या वो अफवाह सच है कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें धोखा दिया है? अद्वैत ने यह बात अपनी दादी माँ के अलावा किसी को नहीं बताई थी, मगर वह जानता था कि यह खबर किसने फैलाई है। उसने पूछा, कितने लोग इस बारे में जानते हैं?
सारे 4 बड़े परिवार, इस बार सच में तेरी बहुत बेइज्जती हुई है। दूसरी तरफ वाले आदमी ने कहा, कितनी सारी लड़कियां थी जो तुमसे प्यार करती थी और तुम्हारी शादी करना चाहती थी, वह भी कितनी अच्छे अच्छे परिवारों की, लेकिन तू अपनी दादी माँ की बात मानकर एक मामूली लड़की से शादी कर ली और अब तेरे साथ ये सब हो रहा है। अद्वैत ने शार्पली कहा, पॉइंट पर आओ। दूसरी तरफ वाला आदमी ने सीरियसली कहा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अगर तुम मुझे ऑर्डर दोगे तो मैं तुम्हारी वाइफ से आज रात ही डाइवोर्स पेपर पर साइन करवा लूंगा। अद्वैत ने घड़ी देखते हुए कहा, मैं तुम्हें 2 घंटे देता हूँ। 2 घंटे के अंदर मुझे साइन डिवोर्स पेपर चाहिए। और वही गाड़ी में बैठते ही कृतिका का प्राइवेट फोन बजा तो दूसरी तरफ से एक आवाज आई, मिस श्रीवास्तव, मैं आपके हस्बैंड अक्षत का नया लॉयर बोल रहा हूँ। आपके डाइवोर्स के लिए आपके सिग्नेचर चाहिए, क्या आप खुद देंगी या फिर मैं आपके पास आऊं? दूसरी तरफ वाले इंसान की टोन बहुत सख्त था, जिसका साथ मतलब था तो उसके साथ कुछ बुरा होगा ना आने पर कृतिका ये सुनकर गुस्से में आ गई, मगर गलती उसकी थी कि उसने देरी कर दी, इसलिए उसने कहा, मैं आऊंगी मिलने, जगह बताइए। दूसरी तरफ वाले इंसान ने वो जगह बता दी जो उनके घर से ज्यादा दूर नहीं थी। कृतिका ने क्रिश से कहा, क्रिश मुझे स्टारलाइट कॉफी शॉप जाना है। अभी बोली, कितनी लेट हो गई है और तुझे इस वक्त कॉफी पीनी है कि तुझे डर नहीं क्या, तुझे रात को नींद नहीं आएगी? कृतिका हंसते हुए बोली, कॉफी पीने नहीं जा रही हूँ, मैं डाइवोर्स पेपर साइन करने जा रही हूँ। क्रिश और अविका एक साथ बोले, तू अभी अभी प्लेन से उतरी है और तेरे हस्बैंड तुझे डाइवोर्स पेपर साइन करने के लिए बुला रहा है, वो बहुत बुरा है, हम तेरे साथ चलेंगे। कृतिका कहना चाहती थी कि इसकी जरूरत नहीं है, मगर उसकी बात उन दोनों ने सुनी नहीं और वह कृतिका के बगल वाली टेबल पर ही बैठकर उसकी और लोअर की बातें सुनाने लगे। वो लॉयर काफी यंग और अच्छे फीचर्स के साथ था, जैसे अभी कोई टीवी सीरियल से बाहर आया हो। उसने पॉलिटली कृतिका को बिजनेस कार्ड देते हुए कहा, मिस श्रीवास्तव, मेरा नाम मनन देसाई है और आपसे मैं आपके अक्षत के साथ डाइवोर्स वाली प्रोसीजर को हैंडल करूंगा। कृतिका ने वो कार्ड लिया और पढ़ा, चीफ लॉयर मनन देसाई ऑफ एक XX फॉर्म। कृतिका उस लो फर्म का नाम जानती थी और यह भी जानती थी कि लीगल वर्ल्ड में उनकी काफी रिपीटेशन है। प्लीज एग्रीमेंट को केयरफुल पढ़िए और अगर कोई इश्यू नहीं है तो साइन कर दीजिए। क्या मुझे अभी भी साइन की जरूरत है? मैंने कभी आज से पहले डाइवोर्स नहीं लिया तो मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं है, मुझे पढ़ना होगा। मनन को लगा कि सामने वाली लड़की काफी फनी है और उसने हंसते हुए कहा, कोई जल्दी नहीं है, आप अपने टाइम लीजिए। और मनक उसकी तरफ देखने लगा, वो बहुत खूबसूरत थी। उसने एक गहरी सांस छोड़ी इस बारे में सोचते हुए कि जब बात रिलेशनशिप की हो तो अद्वैत कितना कलूलेस है। उसने इतनी खूबसूरत लड़की से शादी की और फिर भी उसे अकेला छोड़कर अब्रोड चला गया। अगर उसने इतनी खूबसूरत लड़की से शादी की होती तो उसे एक सुंदर सोने के घर में छुपा कर रखता और हर वक्त उसके साथ रहता, जिस किसी और लड़के को कोई चांस ना मिले। अब जब अद्वैत ने उसे अकेला छोड़ दिया तो किसी और की किस्मत चमक गई। मनन काफी मेमोरीज होकर कृतिका की खूबसूरती को देखे जा रहा था और डॉक्यूमेंट पढ़ते वक्त उसके चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशन आ रहे थे। डाइवोर्स एग्रीमेंट पर जब शादी वाली डाइवोर्स के बाद पैसे बांटने वाली लाइन पड़ी तो उसके चेहरे और खराब हो गया। वो उसके पैसे किसी को नहीं देना चाहती थी, नहीं उसे दूसरी साइड के पैसे चाहिए थे। लेकिन जब उसने उसे पर वह लाइन देखी कि उसे इमोशनल डैमेज के लिए 10 लाख रुपए देने होंगे तो वह हंसने लगी। उनकी शादी बड़ों ने तय की थी और 1 साल में वो लोग एक बार भी नहीं मिले। उनका डिवोर्स तो न्यूट्रल होना चाहिए। उसमें उम्मीद नहीं की थी कि उसका कभी ना दिखाई देने वाला हस्बैंड ऐसी कोई डिमांड करेगा। मुस्कुराते हुए कृतिका ने वापस वो डॉक्यूमेंट दिया और बोली, और ये 10 लाख रुपए इमोशनल डैमेज, ये क्या है? आपको पता है आपने क्या किया है मिस श्रीवास्तव? मनन ने उसे देखा और यह सोचा कि वो पक्का लव अफेयर्स में परो होगी, तभी तो उसने उसके अफेयर के बारे में कहा, मगर वह शांत है। कृतिका ने पूछा, क्या किया है मैंने? मिस श्रीवास्तव, हम दोनों जानते हैं कि क्या चल रहा है। अभी इस तरह नाटक कर रही तो रूड होने के लिए मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। उसने सप्लीमेंट वापस उसे देते हुए कहा, आपको किसी भी कीमत पर साइन करना होगा। वो बहुत सख्त एक्सप्रेशन के साथ बोल, मगर कृतिका बिल्कुल नहीं डरी। 6 महीने अद्वैत के साथ रहने के बाद उसे इस आदमी से डर तो बिल्कुल नहीं लगता था। उसने शांति से मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मैं साइन नहीं किया तो आप क्या करेंगे मेरे साथ? कृतिका के एक्सप्रेशन नहीं बदले, मगर मनन प्रेशर महसूस कर सकता था। मनन ने अपनी आवाज साफ करते हुए कहा, मिस श्रीवास्तव, प्लीज पेपर साइन कर दीजिए और हम बाद में बात कर सकते हैं। क्या मैं बेवकूफ दिखती हूँ? कृतिका ने गुस्से में कहा, अक्षत से कहो अगर उसे सच में डिवोर्स चाहिए तो हम एक टाइम सेट करके अपने जरूरी डॉक्यूमेंट कोर्ट लेकर पहुंच जाएंगे।
इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड डिवोर्स की कोई जरूरत नहीं है, हम फास्ट ट्रैक से खत्म कर लेंगे और उसे मुझसे कुछ नहीं मिलने वाला। मनन ने बहुत सारे सिचुएशंस को फेस किया था, मगर कृतिका को ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जा सकता था। फिर अचानक उसे अद्वैत का ख्याल आया और उसके गुस्से को याद करके उसने कहा, 2 मिनट के लिए मेरा इंतजार कीजिए। इतना कहकर वह एक खाली कोना में गया और अद्वैत को कॉल किया। अद्वैत अभी अभी अपने वॉशरूम से बाहर निकाला था और उसने कॉल पिक करते हुए पूछा, कोई प्रॉब्लम? मनम बोला, अद्वैत तुम्हारी वाइफ बहुत खूबसूरत है। वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अद्वैत की नजरों में है वो सिर्फ एक धोखेबाज लड़की थी, इसलिए वह शादी को खत्म करना चाहता था। उसने अपनी भौहें आपस में सिकुड़ते हुए कहा, मनन तेरे पास सिर्फ आधा घंटा है। अब मनन के पास सच बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने कहा, तुम्हारी वाइफ डिवोर्स पेपर पर साइन करने से मना कर रही है। जैसे ही अद्वैत ने मनन की बात सुनी वो बोला, वो साइन करना चाहती, उसे लगता क्या है, कौन है वह? मनन ने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है कि वो डिवोर्स नहीं देना चाहती, बस वो मेंटल डिस्ट्रेस के 10 लाख रुपए नहीं देना चाहती। अद्वैत उस लड़की से मजबूरन साइन करवा सकता था, लेकिन उस लड़की को उसकी दादी माँ ने उसे इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए वो उसे ऐसे ही जाने दे रहा था। बस उसे धोखेबाज लड़की से छुटकारा चाहिए था, इसलिए वो बोला, कंपनसेशन भूल जाओ। जैसे ही अद्वैत ने ये कहा, मनन ने जल्दी से नया डाइवोर्स एग्रीमेंट प्रिंट करवाया और कृतिका को देखते हुए बोला, मिस श्रीवास्तव प्लीज आप देख लीजिए। उसका एटीट्यूड इस बार काफी अच्छा था। एग्रीमेंट को केयरफुली पढ़ने के बाद कृतिका ने पर अपना नाम लिखा और हैंड प्रिंट उसे पर लगा दिया। उसके बाद बोली, और कुछ करना है मुझे? वो एक्चुअली में पेपर्स पर साइन कर चुकी थी, जो मनन को अनबिलीवेबल लग रहा था, इसलिए उसने पूछा, क्या आपको पता है कि आपका हस्बैंड क्या करता है? कृतिका ने जवाब दिया, उससे मेरा क्या लेना देना है। जब मनन ने सुना कि कृतिका को उसके आइडेंटिटी नहीं पता तो वो एक्साइटेड हो गया। उसने सोच लिया कि वह डाइवोर्स के बाद उसे बताया, जिससे उसे रिग्रेट हो। मनन ने एग्रीमेंट लिए और बोला, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। 1 महीने बाद आप फैमिली कोर्ट में पहुंच जाएगा अक्षत के साथ अपना डाइवोर्स प्रोग्रेस करने के लिए। कृतिका 1 महीने के पीरियड के बारे में जानती थी, इसलिए उसने जवाब दिया, मैं आपके नोटिस का इंतजार करूंगी। मनन के जाते ही कृष और अविका जल्दी से वहां आए और बोलो, हमारी कृति बहुत ओसम है। जो मनन देसाई जैसे इंसान को फेस करते वक्त भी तू कितनी काम थी। जिस तरह से तूने उस इंसान से बात की ना, वह काफी अच्छा था। कृतिका हंसते हुए बोली, तुम दोनों को जानना चाहिए कि मैं जिस इंसान से डील करती हूं ना रोज, वो इससे तो कहीं ज्यादा खतरनाक है। अविका ने हंसते हुए कहा, क्या मिस्टर मित्तल के पास रहने से तुम मजबूत हो रही है? तभी कृष बोला, चल चलते हैं अच्छा खाना खाने। वो तीनों वहां से एक अच्छे से रेस्टोरेंट के लिए निकल गए और कृतिका को कोई फर्क नहीं पड़ा। कृतिका के सिग्नेचर लेते ही मनन तुरंत के घर के लिए निकला, मगर वो 10 मिनट लेट हो चुका था, लेकिन उसने काम कर दिया था, इसलिए अद्वैत कुछ नहीं बोला। तभी मनन ने कहा, अद्वैत तुम्हारी वाइफ बहुत खूबसूरत है। बहुत बदकिस्मती की बात है कि उसे कोई और पसंद है, मगर मुझे कहना पड़ेगा वो काफी कंपोज नेचर की है। मेरे से बात करते वक्त भी वो जरा सा भी नहीं डरी। अद्वैत ने उसे इग्नोर किया और डाइवोर्स पेपर पर कृतिका के ना देखा। ये सिग्नेचर उसकी असिस्टेंट कृतिका के सिग्नेचर से अलग था। उसने डिवोर्स एग्रीमेंट मनन को देते हुए कहा, इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द खत्म करो। मनन बोला, मैं जो कर सकता हूं करूंगा। 1 महीने बाद लेकिन तुम्हें उसके साथ फैमिली कोर्ट आना होगा प्रक्रिया के लिए। 1 और महीना नहीं। अद्वैत ने कभी डाइवोर्स की प्रक्रिया पर ध्यान ही नहीं दिया था। वह इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि यह सब जल्द से जल्द खत्म हो जाए, लेकिन वह ये काम खुद नहीं कर सकता था क्योंकि वह उस लड़की का चेहरा नहीं देखना चाहता था, क्योंकि उसको देखकर उसके मूड खराब हो जाता था। मनन बोला, काम लगभग कंप्लीट हो ही गया है, जल्दी की कोई जरूरत नहीं है। अद्वैत ने अपना चश्मा ठीक करके एक सिगरेट जला ली और बोला, तुम अब जा सकते हो। तू मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है? मैंने तेरे ऊपर एक एहसान किया है और तू मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछ रहा, अपने घर से बाहर निकल रहा है। मनन ने गुस्से में काउच पर बैठते हुए कहा, मैं नहीं जा रहा आज। अद्वैत बोला, रानी आंटी प्लीज मिस्टर देसाई को एक गिलास पानी दो। क्या सर को पानी चाहिए? मगर मुझे नहीं लगता का उन्हें प्यास लगी है, रानी आंटी बोली और उसकी टोन काफी अनफ्रेंडली थी। मनन ने चिढ़कर कहा, रानी आंटी आप भी अब मुझे चिढ़ा रही हो। रानी आंटी 50 साल की थी और उन्होंने अद्वैत को बड़ा किया था, इसलिए अद्वैत और उसके दोस्त कभी भी उन्हें एक सर्वेंट की तरह नहीं देखे थे। रानी आंटी भी उन्हें अपने ही बच्चों की तरह देखती थी और डांट देती थी। उन्होंने एक गिलास पानी लाते हुए कहा,
यंग मास्टर, अगर आप इसी तरह की हरकतें करने वाले हैं तो इनकी शादी आदि खत्म हो गई है और आप नहीं चाहते कि आपकी दादी माँ वापस आए और आपको डांटे। आज से ठीक 1.5 साल पहले जब रानी आंटी ने सुना था कि अद्वैत शादी कर रहा है तो वह बहुत खुश थी और उन्होंने बहुत अच्छे से पूरे घर को डेकोरेट किया था। यहाँ था कि उन्होंने एक बच्चे का पालना तक तैयार कर लिया था। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि शादी के बाद ही अद्वैत 1 साल के लिए अब्रोड चला जाएगा, और जब वह लड़की सिर्फ अद्वैत की दादी माँ की पसंद थी तो उन्हें लगा कि शादी खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस रात अद्वैत आया उसने उन्हें फिर से घर को डेकोरेट करने के लिए कहा क्योंकि उसकी वाइफ घर आने वाली थी। अपनी वाइफ के बारे में बात करते वक्त अद्वैत की टोन सबसे ज्यादा जेंटल थी। वो सचमुच उस लड़की को सब कुछ देना चाहता था। जब वह रानी आंटी ने सुना कि उनके घर की यंग मैडम आ रही है तो उन्होंने पूरा घर फिर से दुल्हन की तरह सजा दिया था। लेकिन उस रात अद्वैत अपनी वाइफ को घर लेकर नहीं आया, यहाँ तक कि वो घर तक नहीं लौटा और ना ही उन्हें अपने यंग मैडम की कोई खबर मिली, जिनको देखने के लिए वो तरस रही थी। और अब मनन आया है, ये बकवास कर रहा है कि वो लोग डिवोर्स लेने वाले हैं, जिससे वो बहुत चिढ़ी हुई थी और उनकी सारी पॉलिटनेस खत्म हो गई थी। रानी आंटी, मुझे इसके लिए ब्लेम मत कीजिए। और उसने यहाँ से जाने का प्लान करते हुए कहा, अद्वैत मैं अब रोड जा रहा हूँ कल। सॉरी, मैं तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारे साथ नहीं होगा, मगर मैं तुम्हें जरूर एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा कुछ दिनों बाद आकर। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अद्वैत मुड़कर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा तो रानी आंटी ने पीछे से चिल्लाकर कहा, अद्वैत क्या मैं तुमसे कोई सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, अद्वैत ने पीछे मुड़कर कहा। रानी आंटी बोली, क्या तुम सीरियसली अपनी वाइफ को डिवोर्स दे रहे हो? क्या तुम उसे घर नहीं लेकर आओगे? इस घर में अब कोई वाइफ नहीं आएगी, उसका नाम लेना बंद कीजिए। जैसे ही अद्वैत ने अपनी बात खत्म की, एक लोकल कार एक्सीडेंट की न्यूज उसे अपने फोन पर दिखाई थी। अद्वैत उस फोन नोटिफिकेशन को इग्नोर करने वाला ही था, लेकिन जैसे ही उसे न्यूज आर्टिकल में एक जाना पहचाना चेहरा दिया, उसने बेचैनी से अपनी गाड़ी की चाबी ली और दौड़ते हुए वहां से निकल गया, जिससे रानी आंटी वही कंफ्यूजन में खड़ी रह गई। अद्वैत जल्दी से गाड़ी चलाते हुए दिल्ली के पीपल्स हॉस्पिटल में पहुंचा, जिसका एड्रेस उसने न्यूज में देखा था, और रिसेप्शन पर कुछ कर उसने कृतिका का रूम ढूंढा। वो दरवाजे के पास पहुंचा ही था तभी उसे अंदर से कृतिका की आवाज सुनाई थी, छोटी सी खरोच है, चिंता मत कर। ये सुनकर अद्वैत ने छोटी सी खिड़की से देखा तो उसे कृतिका बेड पर आधी लेटी हुई दिखाई दी और उसके बगल में दरवाजे की तरफ पीठ करके एक लड़का बैठा हुआ था, जिसने जेंटल आवाज में पूछा, क्या तू ठीक है? क्या तू चाहता है कि मैं खड़ी हो जाऊं और यहाँ दौड़ कर दिखाऊं कि जिसे ये साबित हो जाए कि मैं ठीक हूँ? कृतिका ने उठने का नाटक किया तो कृष्ण ने उसे वापस बिठाते हुए कहा, आज रात हम ऑब्जर्वेशन के लिए अस्पताल में ही रुकने वाले हैं, कुछ भी क्यों ना हो जाए और इस बार तुझे मेरी बात सुननी होगी। कृष्ण की पीठ दरवाजे की तरफ थी, इसलिए अद्वैत उसका चेहरा नहीं देख पा। अचानक अद्वैत के मन में दरवाजा खोलकर तुरंत इंसान अंदर जाने की इच्छा हुई। वो देखना चाहता था उस आदमी को जिसे कृतिका की सारी लॉयल्टी मिली है, और समझना चाहता था कि क्यों वो उसके सारे अटेंशन डिजर्व करता है। सर, किसे ढूंढ रहे हैं आप? एक नर्स जो पेशेंट चेक करने आई थी, उसकी आवाज से अद्वैत का ख्याल टूटा। अद्वैत ने एक नजर ना उसको देखा और वहां से चला गया, और पार्किंग लॉट में पहुंचकर उसने अपनी सिगरेट निकाली और उसका एक गहरा पफ लिया और अचानक कोडली हंसा। वो सिर्फ उसका बॉस है, उसका सिर्फ एक छोटा सा कार एक्सीडेंट हुआ है और उसका ध्यान रखने के लिए उसका हस्बैंड उसके साथ है। वो क्यों हॉस्पिटल आया? उसने शिवम को कॉल किया और बोला ड्रिंक करनी है। शिवम बोला बिल्कुल। अद्वैत आज रात बहुत बुरे मूड में है, ये बात शिवम से देखते ही समझ गया। कुछ ड्रिंक के बाद वह बोला, अगर तुममें और तुम्हारी वाइफ के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, अगर वो तुम्हें चीट करना चाहती है तो छोड़ दो उसे, तुम्हें उस जैसी लड़की के लिए बुरा फील नहीं करना चाहिए था। अद्वैत कोल्डली बोला, क्या उस जैसी लड़की मेरी उदासी डिजर्व करती है? तो शिवम ने पूछा, तो तुम बुरे मूड में क्यों हो? अद्वैत ने जवाब दिया, क्या मैं बुरे मूड में हूं? वो अपसेट था मगर न होने का नाटक कर रहा था। एक आदमी का एक लड़की के लिए अपसेट होना शिवम के लिए शर्म की बात थी और वह अद्वैत के घाव से नहीं खेलना चाहता था, इसलिए उसने सब्जेक्ट चेंज करते हुए कहा, तुम कश्मीर लगभग 1 महीने से ऊपर रहे थे। मैंने तुम्हारे असिस्टेंट को कई दिनों से नहीं देखा, क्या तुम उसे कॉल करके यहाँ ड्रिंक के लिए बुलाओगे? ये सुनते ही अद्वैत की आवाज भारी हो गई और वह बोला, वो शादीशुदा औरत है, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? शादीशुदा होने में क्या प्रॉब्लम है? शिवम ने कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ कहा, उसका हस्बैंड मेरे जितना अमीर और हैंडसम तो होगा नहीं। अगर मुझे वह चाहिए तो वह मेरी पकड़ से भाग नहीं पाएगी। एक बहुत तेज आवाज के साथ अद्वैत ने अपना गिलास टेबल पर पटकते हुए कहा, वह मेरी है
उसके ऊपर एक उंगली रखने की हिम्मत मत करना। वो इतना ड्रंक हो गया था कि अपने सही इमोशन दिख रहा था। शिवम ने चिढ़ाते हुए कहा, है तुम्हारी मतलब क्या है? तुम्हारी? वह तुम्हारी असिस्टेंट है? अगर मैं उसे अपने साथ आने के लिए कहता हूं और वह एक्सेप्ट कर लेती है तो इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? अद्वैत बहुत अच्छे से जानता था कि कृतिका सिर्फ उसके असिस्टेंट है, ना कि उसकी बीवी, और उसकी पर्सनल फीलिंग से उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कश्मीर में उसे बचाते हुए कृतिका को चोट लगी तो उसके साथ रहने का से कोई हक नहीं था, और अब उसके कार एक्सीडेंट की बात भी उसका हस्बैंड उसके साथ है, ना कि वह, क्योंकि उसके पास कोई हक नहीं है। तभी शिवम फिर बोला, अगर तुम्हें वह चाहिए तो तुम उससे बात क्यों नहीं करते? उसकी शादीशुदा होने वाली बात को छोड़ दो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की तुम्हारे चार्म को रेजिस्ट कर सकती है। इन बातों ने अद्वैत के दिल में छुपे हुए उसे डेविल को जगा दिया। एक पल के लिए उसे लगा कि इतना भी बुरा आइडिया नहीं है। लेकिन क्या वो उसे चाहिए? उसे नहीं पता था। उसे वो जब भी किसी और लड़के के साथ देखा तो उसे बहुत गुस्सा आता था, खास करके उसके हस्बैंड के साथ। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हुई जिसने उसे चीट किया और उसे जलन होती है, उसे आदमी से जिसे कृतिका पूरे दिल से चाहती है। शिवम ने अपना फोन निकाला और अद्वैत की फोटो लेकर कृतिका का भेजते हुए मैसेज किया, कृतिका, तुम्हारे प्रेसिडेंट सर की वाइफ ने उन्हें चीट किया है। वो इतना दुखी है कि रो रहा है, शायद तुम्हें यहाँ कर उसे घर ले जाना चाहिए। मैसेज भेजने के बाद शिवम ने जल्दी से अपना फोन साइड में रख दिया और कैजुअली ड्रिंक करने लगा। उसने सोचा कि उसने कृतिका को यहाँ बुलाकर अपना काम कर दिया है, लेकिन अगर उन दोनों के बीच कुछ होगा या नहीं ये तो अद्वैत के बिहेवियर पर है। कृतिका ने किसी भी तरह दोनों को मना लिया अस्पताल से घर जाने के लिए, और वो लोग इस वक्त गाड़ी में घर की तरफ जा रहे थे। मगर अविका फिर भी बोल रही थी, कृति, क्या होगा अगर तुझे इंटरनल ब्लीडिंग हुई हो? मैंने सारी चीजें हैंडल कर ली थी जिसे तुझे हॉस्पिटल में घर जैसा लगे, लेकिन फिर भी तो हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल में रुकी नहीं। कृतिका बोली, मुझे हॉस्पिटल में नींद नहीं आती। मैं 1 महीने से ठीक से नहीं सोई हूँ, मुझे मेरी बेड की बहुत याद आ रही है। क्रिश के हाथ अभी भी थोड़े थोड़े कांप रहे थे। वो बोला, आज हम खुशकिस्मत थे, वह कितना क्लोज था, हम लगभग तुझे खोने वाले थे। डिनर करने के बाद क्रिश गाड़ी लेने के लिए पार्किंग लौट गया और अविका वॉशरूम और कृतिका रेस्टोरेंट के बाहर उनका इंतजार कर रही थी। तभी अचानक एक बहुत ही तेज गाड़ी उसी की तरह आई। किस्मत से कृतिका ने जल्दी से रिएक्ट किया और पीछे की तरफ कूद गई, जिससे उसे कोई सीरियसली इंजरी नहीं हुई, मगर फिर भी उसके हथेली और एल्बो के ऊपर चोट आई थी। वो गाड़ी जाकर पेड़ से टकरा गई, जिसकी वजह से गाड़ी और ड्राइवर बुक दोनों को ही बहुत नुकसान हुआ, लेकिन एम्बुलेंस टाइम पर आने की वजह से ड्राइवर की जान को खतरा नहीं हुआ। तभी कृतिका के फोन पर नोटिफिकेशन आया। उसने देखा तो मैसेज शिवम की तरफ था। जब उसने शिवम को मैसेज देखा तो उसे भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन 1 सेकंड सोचने पर उसे यह इम्पॉसिबल नहीं लगा, क्योंकि पहले जब भी अद्वैत अपनी वाइफ का जिक्र करता था उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी, लेकिन बाद में उसने अपनी वाइफ का नाम लेना कोई बंद कर दिया। कृतिका ने गहरी सांस छोड़कर कहा, जब हम सिमर क्लब के पास से गुजरे तो मुझे उतार देना। अविका ने पूछा, क्यों? क्या तुम फिर से अपने हार्टलेस बॉस के ड्राइवर बनने वाली हो? कृतिका ने गहरी सांस छोड़ते होते हुए कहा, मैं उनकी असिस्टेंट हूं, मुझे ये चीज करनी होगी। तुम्हें जल्दी ही अपनी स्टोरी की कॉपीराइट फ्री मिल जाएगी। तुम्हें पैसों की कमी नहीं है, तुम क्विट कर सकती हो। कृष ने उसे मनाने की कोशिश की, मगर वह दोनों ही जानते थे कि वह मानेंगी नहीं। लेकिन तभी तो उसके दोनों बेस्ट फ्रेंड ने कहा, हम तुम्हारे साथ जाएंगे और उसे तुम्हारे साथ घर ड्रॉप कर देंगे। यह मेरा काम है, तुम लोग नहीं चल सकते। कृतिका ने उन्हें मना करते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगी। वो लोग कृतिका को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए उसे सिमर क्लब के बाहर ड्रॉप कर दिया। कृतिका ने जल्दी से वो प्राइवेट रूम ढूंढ लिया, जहां अद्वैत उसे देखकर शिवम की आंखों में चमक आ गई और उसमें उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा, मिस श्रीवास्तव, काफी टाइम हो गया, मुझे आपकी बहुत याद आई। हेलो मिस्टर मलिक, कृतिका ने उसे ग्रिट किया और आसपास देखते हो पूछा, क्या आपने मुझसे झूठ बोला? मुझमें इतनी हिम्मत कहाँ है? इतना कहकर शिवम ने बालकनी की तरफ इशारा किया तो कृतिका की नजर अद्वैत पर गई, जो फोन से बात कर रहा था। उसने उससे पहले नोटिस नहीं किया क्योंकि बालकनी की लाइट बंद थी। शिवम बोला, कृतिका, क्या तुमने कभी सोचा है आगे जाने के लिए एडवांटेज लेने का? कृतिका ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, शिवम, तुम्हारा मतलब क्या है? शिवम ने हंसते हुए कहा, प्रेसिडेंट मित्तल की वाइफ उनके ऊपर चीट कर रही थी। ये बात हमारे सर्कल में आग की तरफ फैल गई है। कई औरतें थी इस मौके का फायदा उठाकर उसकी जिंदगी में जगह बनाना चाहती हैं,
मगर वो उसके नजदीक भी नहीं पहुंच सकती, लेकिन तुम दूसरी तरफ उसके साथ हमेशा रहती हो, तुम्हारे पास मौका है। कृतिका शिवम को पंच करना चाहती थी। कैसे यह इंसान हर बार इसी तरह सोचता रहता है? शिवम, तुम्हें चुप हो जाना चाहिए। शिवम को भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई लड़की अद्वैत को रिजेक्ट कर सकती है। अद्वैत अमीर है, हैंडसम है, फिट है और वो दूसरी लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं। कि तुमने कभी नहीं सोचा उसके साथ होने का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कृतिका ने सनखत आवाज में जवाब दिया। मिस्टर मलिक, अगर आप नहीं चाहते कि मेरी नौकरी जाए तो प्लीज ये सब बातें दोबारा मत कीजिएगा। जैसे उसने अपनी बात खत्म की, बालकनी का दरवाजा खुला और अद्वैत अंदर आया। उसके हमेशा अच्छे से सेट रहने वाले बाल पूरे बिखेर चुके थे और उसकी चश्मे के पीछे छुपी हुई आंखें थोड़े नशे में लाल हो गई थी। उसे देखकर लग रहा था कि उसने बहुत ड्रिंक कर ली है। तुम यहाँ फिर से? जब अद्वैत ने कृतिका को वहां देखा तो उसकी आंखों में एक खुशी दिखाई थी, लेकिन कृतिका का जवाब सुनकर वह खुशी तुरंत गायब हो गई। मैं बस अपने जॉब के लिए आई हूँ, अद्वैत ने कोल्डली हंसते हुए कहा। तुम वापस जाओ और ड्राइवर को बोले मुझे पिक करने के लिए। अगर पास्ट होता तो कृतिका तुरंत जाने के लिए मान जाती, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में अद्वैत उसका सख्त बोस नहीं था, बल्कि एक नॉर्मल इंसान था जो प्यार में टूटा हुआ है। इसलिए वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। शिवम ने भी उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा, अद्वैत तू ड्रंक है, ज्यादा मत बोल, मिस श्रीवास्तव को तुझे घर ले जाने दे। कृतिका ने गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा, सर चलिए। थोड़ी देर बाद अद्वैत गाड़ी की बैक सीट कर बैठा कृतिका को सीरियस एक्सप्रेशन के साथ ड्राइविंग करता हुआ देख रहा था। वो एक शब्द नहीं बोल रही थी, वो बस अपना काम कर रही है। आधे घंटे बाद वो लोग विला पहुंच गए। अद्वैत का ये दूसरा विला था जहां कृतिका 2 बार आई थी कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए, इसलिए उसे ये जगह पता थी। गाड़ी में बैठा हुआ अद्वैत बिना हिले डुले बैठे हुए था और उसने अपना हाथ सर पर रखा हुआ था, जैसे उसे दर्द हो रहा हो, जिससे कृतिका थोड़ी परेशान हो गई और उसने पूछा, सर क्या आपकी अल्कोहल एलर्जी फिर से एक्टिवेट हो गई है? अद्वैत ने कोई जवाब नहीं दिया। कृतिका ने बैंक सीट की लाइट ऑन की तो अद्वैत की स्किन थोड़ी लाल थी, मगर यह कोई उज्ज्वल एलर्जी के सिम्टम्स नहीं थे। उसने फिर से उसे याद दिलाया, सर हम घर आ गए हैं। अद्वैत ने अपनी आंखें खुली और क्यूरियस लोग के साथ कहा, क्या तुम एक हैंगओवर सूप बना दोगी? अद्वैत को अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसकी पर्सनल स्पेस में दखल दे, इसलिए अनीता आंटी रात में यहाँ नहीं रहती थी और कृतिका ये बहुत अच्छे से जानती थी। कृतिका ने घर के अंदर जाकर हैंगओवर सूप बनाया। उसे लगा कि अद्वैत ऊपर चला गया होगा शॉवर लेने तो वो चली जाएगी, मगर वो लिविंग रूम में सोफे पर चुपचाप बैठा हुआ था और अकेला खिड़की के बाहर देखे जा रहा था। उसे इस तरह देखकर किसी को भी उस पर दया आ जाए और अपनी जिंदगी में भी धोखा महसूस करके कृतिका जानती थी कि ऐसी फीलिंग क्या होती है, उसका दर्द कितना ज्यादा होता है। उसे लग रहा था कि अद्वैत भी ठीक उसी तरह फील कर रहा होगा। उसने सूप देते हुए कहा, सर आप इसे पी लीजिए फिर आराम कर लीजिए। अद्वैत ने उसे देखा और उसकी एल्बो के पास बंधी हुई पट्टी को देखकर बंधा बोला, क्या तुम्हें चोट लगी है? कृतिका ने लॉन्ग स्लीव वाइट शर्ट हुई थी, लेकिन सूप बनाते हुए उसने अपनी स्लीव को रोल कर लिया था, इसलिए अद्वैत को उसकी पट्टी दिखाई दी। बस छोटी सी खरोच सर। कृतिका ने जल्दी से शर्ट की स्लीव नीचे कर ली। उसका एक्सीडेंट में बात करने का उसका कोई इरादा नहीं था। जब वो नहीं बताना चाहती तो अद्वैत ने ऐसे नाटक किया जैसे वो कुछ नहीं जानता और उसने सूप पिया। वो हमेशा ऐसी पार्टी में जाता रहता है और ड्रिंक करता है, मगर उसे इस तरह हैंगओवर सूप पीने की कोई आदत नहीं है। उसने ये सब सिर्फ 2 ही पिया था, वह भी तब जब कृतिका ने उसके लिए बनाया था। उसका टेस्ट काफी अच्छा था। उसे पिता हुआ देखकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई और उसने कहा, सर आपको जाकर आराम कर लेना चाहिए, मैं जा रही हूँ। आज रात यही सो जाओ, अद्वैत बोला। उसकी बात सुनकर कृतिका हैरान हो गई और उसने कुछ कदम पीछे ले लिए, जिससे उनके बीच में थोड़ी दूरी मेंटेन हुई। खुद को इस तरह अवॉइड करता हुआ देखकर अद्वैत की आंखें कोल्ड हो गई और वो बोला, यहाँ आसपास रात को टैक्सी नहीं मिलती है, इसलिए सेकंड फ्लोर पर जो गेस्ट रूम है उनमें से कोई एक चुनकर वहीं रुक जाओ। कृतिका, तो ये था उसकी बातों का मतलब। वह ज्यादा ही सोच रही थी। अद्वैत खड़ा हुआ और उसने फर्स्ट एड किट लाकर उसमें से एक ऑइंटमेंट उसे देते हुए कहा, इसे शॉवर लेने के बाद अप्लाई कर लेना। थैंक यू सर, लेकिन उसे यहाँ रहना ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, भले ही वो लोग 2 अलग अलग फ्लोर पर रहेंगे, मगर एक आदमी और औरत का एक ही साथ अकेले रहना ठीक नहीं था। और वो बोली, मुझे डर ऐसा कि मैं आपकी रेस्ट में डिस्टर्ब करूंगी, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं 3rd फ्लोर पर रहूंगा और तुम 2nd फ्लोर पर। तुम कैसे मुझे डिस्टर्ब करोगी? क्या तुम्हारे पैर इतने लंबा है कि सीलिंग तक पहुंच जाओ? कृतिका,
अद्वैत बोला, रात के 2 बजे बज गए हैं और तुम्हें कल सुबह जल्दी लौटना होगा, क्या तुम श्योर हो कि तुम जाना चाहती हो? कृतिका को एहसास हुआ कि कल सुबह उसे रोज से जल्दी यहाँ आना था, अद्वैत की बर्थडे पार्टी डेकोरेशन प्लानिंग कंपनी के साथ डिस्कस करने के लिए। ये सुनकर उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, तो फिर मैं आराम करने जाती हूँ, सर आप भी आराम कर लीजिए। मिला के 3 फ्लोर थे, अद्वैत का रूम और स्टडी 3rd फ्लोर पर था और 2nd फ्लोर हमेशा ही लगभग खाली रहता था, लेकिन हाउसकीपर उसे हमेशा साफ कर देते थे। गेस्ट रूम 2nd फ्लोर पर थे। कृतिका ने एक छोटा और साफ सुथरा रूम चुना जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि कोई यहाँ पहले नहीं रुका। बाथरूम में भी नए बाथरोब और टॉयलेटरीज थी, बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह। जिस दिन कृतिका कश्मीर से वापस दिल्ली लौटी उसने अपने डिवोर्स पेपर साइन किया और उसका छोटा कार एक्सीडेंट हो गया और आखिर में उसे अद्वैत की ड्राइवर बनना पड़ा, जिसकी वजह से वो बहुत थकी हुई थी और शॉवर लेकर जैसे ही वो बेड पर लेटी उसकी आंख लग गई। कृतिका को जल्दी उठने की आदत थी, भले ही वो कल रात लेट सोई थी मगर उसकी आंखें ठीक सुबह 6 बजे खुले गई, लेकिन अद्वैत उससे भी पहले उठ गया था। उसने उठकर खिड़की की कर्टन हटाए तो उसे बैकयार्ड में स्विमिंग पूल दिखाई दिया, जहां एक आदमी स्विमिंग सूट पहनकर खड़ा था। वो लंबा था, उसके 8 पैक्स थे और उसका चेहरा बिल्कुल स्कल्पचर की तरह, एकदम सख्त और कैप्चर करने वाली आंखें। ये पहली बार था जब कृतिका अद्वैत को ऐसे देख रही थी। उसके मन में अचानक ख्याल आया कि जिस औरत ने इतने अच्छे इंसान को चीट किया होगा, वो पक्का यूजलेस होगी। तभी अचानक उसे शिवम का कमेंट याद आया, तुम्हारे प्रेसिडेंट सर भले अच्छे दिखते हैं मगर उतने भी अच्छे नहीं हैं दूसरे मामलों में। ये सोचकर अचानक कृतिका के दिमाग में एक ख्याल आया, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके बॉस उसकी वाइफ को सेटिस्फाई ना कर पाते हो, इसलिए उसने उन पर चीट किया। लेकिन कृतिका अपने ही ख्यालों से शॉक हो गई। वो अपने बॉस के बारे में से कैसे सोच सकती है? उसने जल्दी से पर्दे बंद कर दिए ताकि उसके दिमाग में फिर से ऐसे ख्याल ना आए। नहाने के बाद कृतिका ने वापस वही कपड़े पहन लिए जो कल रात उसने धोकर सुखा दिए थे और नाश्ता बनाने के लिए नीचे चली गई। जैसे ही वो 2nd फ्लोर के सीडीओ पर पहुंची, अनीता आंटी अंदर आई। एक खूबसूरत और यंग लड़की को अचानक घर में देखकर अनीता आंटी हैरान और खुश दोनों थी। उन्होंने कहा, मिसेज मित्तल आप आ गई। अनीता आंटी, मैं हूँ कृतिका, सर की असिस्टेंट। कृतिका ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, सर ने कल रात को ज्यादा ही पी ली थी इसलिए मैं उन्हें घर लेकर आई थी और लेट होने की वजह से मैं 2nd फ्लोर पर गेस्ट रूम पर ही रुकी। कोई गलतफहमी ना हो इसलिए कृतिका ने 2nd फ्लोर पर ज्यादा छोड़ दिया था। अनीता आंटी ने पहले कृतिका को पहले देखा था और उन्होंने कहा, आई एम सॉरी, मुझे लगा सर अपनी वाइफ को ले आए हैं। कृतिका को थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ, लेकिन अनीता आंटी को कोई फर्क नहीं पड़ा और आगे बोला, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? कृतिका ने जवाब, आंटी मेरी शादी हो गई है, जिससे अनीता आंटी थोड़ी डिसअपॉइंट हो गई और बोली, तुम्हारी कितनी जल्दी शादी हो गई? कृतिका ने हाँ में सर हिला दिया। अनीता आंटी नाश्ता बनाने जा रही थी, इसलिए उन्होंने पूछा, अच्छा तुम क्या खाओगी नाश्ते में? आंटी, क्या मैं खुद अपने लिए कुछ बन सकती हूँ? कृतिका हमेशा ही सिंपल खाना पसंद करती थी इसलिए उसे खुद बनाना था। अनीता आंटी ने खुश होकर कहा, ऑफ कोर्स सर, बहुत कम ही घर पर खाना खाते हैं इसलिए मुझे अभी अभी उनका खाना बनाना पड़ता है। तुम इसे अपना ही घर समझो और जाकर जो चाहे वो किचन में कर सकती हो। थैंक यू आंटी, कृतिका बोली और जो उसे जरूरत थी वो चीजें तैयार करने लगी। इंग्रेडिएंट्स कृतिका ने जल्दी सेट कर लिए और स्वास्थ्य तैयार करने लगी और पास्ता बॉईल करने के बाद उसने फ्राई किया और पास्ता तैयार हो गया। अनीता आंटी कृतिका को इतनी स्मूथली काम करता हुआ देखकर हैरान हो गई। आजकल की लड़कियां खाना बनाने नहीं जानती, अच्छा से खाना बनाना तो दूर की बात है, लेकिन कृतिका जैसी खूबसूरत लड़की इतनी अच्छी से खाना बना ले ये तो लाखों में कोई एक ही कर पाता है। उन्होंने पास्ता की सुगंध महसूस किया तो उनके मुंह में भी आने लगा और उन्होंने कहा, मिस श्रीवास्तव, आपका हस्बैंड सचमुच बहुत लकी है जिसे इतनी अच्छी खाना बनाने वाली वाइफ मिली है। कृतिका को अपने अनाइंग हस्बैंड के बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी थी, इसलिए उसने सब्जेक्ट चेंज करते हुए कहा, मैंने बहुत सारा बनाया है अनीता आंटी, क्या आप खाना चाहेंगी? अनीता आंटी बहुत खुश हो गई, बोली, बाद में जाने से पहले ना तुम मुझे बता देना कि यह कैसे बनता है। मैंने देखा तो मगर मैं प्रक्रिया भूल गई ताकि मैं अब बाद में अपने लिए बना पाऊं। बिल्कुल, कृतिका ने स्माइल के साथ कहा, पास्ता कोई भी आसानी से बना सकता है लेकिन इसमें एक चीज है जो मेरी दादी माँ की सीक्रेट रेसिपी है जो आपको किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलती। अनीता आंटी ने हाथों को रब करते हुए एक्साइटेड होकर कहा, तब तो मैं और अच्छे से सीखूंगी। अद्वैत भी लिविंग रूम में आया तो उसे एक अलग खुशबू आई।
यह उसके उज्जवल ब्रेकफास्ट की खुशबू नहीं थी। उसने किचन की तरफ देखा तो उसे कृतिका और अनीता आंटी खुशी खुशी बात करते हुए दिखाई थी। उन्हें देखकर अचानक उसके मन में एक ख्याल आया, कितना अच्छा होता कि वो हर सुबह उसे देख पाता। अनीता आंटी ने उसे देख लिया और पूछा, अद्वैत तुम पास्ता खाओगे? अद्वैत ने कभी नाश्ते में पस्त नहीं खाया था, इसलिए उसने कहा, नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अनीता आंटी ने कृतिका की तरफ देखा तो वह धीरे से बोली, अगर उन्हें नहीं चाहिए तो मैं थोड़ा सा और खा लूंगी। कृतिका ने अद्वैत को तरफ देखा और अचानक से सुबह का सीन याद आ गया, जिसे याद करके उसने तुरंत सिर झटक दिया। वहीं डाइनिंग टेबल पर अद्वैत न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट कर रहा था जो हेल्दी था, लेकिन बिना स्वाद का, और कृतिका के सामने 2 प्लेट मुंह में पानी लाने वाला पास्ता रखा हुआ था जिसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। अद्वैत ने उसके सामने 2 प्लेट देखे तो उसे समझ नहीं आया कि इतनी पतली दुबली लड़की 2 प्लेट कैसे खा सकती है, वह भी इतनी सुबह सुबह। इसलिए आखिर में उसने पूछ लिया, क्या ये दोनों तुम्हारे हैं? कृतिका ने हाँ में सर हिलाया और बोली, मैं नहीं चाहती कि वेस्ट हो, तो मैं दोनों का जाऊंगी। अद्वैत ने कुछ नहीं कहा मगर उसकी आंखें दूसरी प्लेट पर बनी हुई थी जिसे कृतिका नहीं खा रही थी। कृतिका ने भी उसे देखते हुए पाया और कैजुअली पूछा, सर क्या भी खाएंगे? वो तो इसी का इंतजार कर रहा था, उसने जल्दी कहा, शायद। कृतिका ने देते हुए कहा, खा लीजिए सर, एंजॉय कीजिए। अद्वैत ने एक बाइट लिया। वो खाने में बहुत चूजी था, अगर उसे पसंद ना आए तो वह दूसरा बाइट कभी नहीं खाता था। कृतिका बहुत खुश हुई जब अद्वैत ने पूरा खत्म कर दिया, इसका मतलब था उसका खाना अच्छा था। उसने पूछा, सर आपने पूरा खत्म कर दिया, इसका मतलब मेरा बनाया हुआ खाना उतना बुरा नहीं था, राइट? भले ही अद्वैत ने उससे भी टेस्टी पास्ता खाए थे, प्रोफेशनल सबके बनाए हुए, लेकिन जब उसने कृतिका को इस तरह एक साइड देखा तो उसने कहा, हम बहुत अच्छा था। कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू सर। सिर्फ तारीफ की वजह से पूरी सुबह कृतिका के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट रही। डेकोरेशन और प्लानिंग करने के बाद कृतिका ने सब कुछ अद्वैत को दिखाते हुए पूछा, सर एक बार आप देख लीजिए, अगर आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत है तो मैं चेंज कर दूंगी। कृतिका चुपचाप वहां इंतजार करने लगी और अद्वैत देखने लगा। वो दोनों एक साथ खड़े थे। अनीता आंटी दोनों को दूर से देख रही थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि वह लोग परफेक्ट मैच है। एक पल के लिए उनके दिमाग में ख्याल आया कि काश कृतिका मिसेज मित्तल बन पाती है, लेकिन फिर, भाई मैं आ गई, एक प्यारी सी आवाज दूर से दोपहर की शांति को तोड़ते हुए आई और एक प्यारी सी लड़की सामने आकर खड़ी हो गई। उस लड़की के चेहरे पर प्यारी से मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी एक्सप्रेशन अद्वैत के बगल में खड़ी लड़की को देखते हुए ही बदल गए। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कृतिका पर चिल्लाते हुए कहा, तुम बेशर्म औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अपना चेहरा दिखाने की? तुम मेरे भाई को हमेशा क्यों परेशान करती रहती हो? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई को कितनी शर्मिंदगी हो रही है? बाहर निकलो यहाँ से। कृतिका उस लड़की के ऐसे बोलने से हैरान हो गई, लेकिन अद्वैत ने आगे आते हुए कहा, दिशा मित्तल, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या बात कर रही हो? इसी वक्त माफी मांगो। उसकी आवाज सख्त थी। भाई आप चाहते हो कि मैं इस बेशर्म औरत से माफी मांगूं? उसके 20 सालों में दिशा में पहली बार अपने भाई को अपने ऊपर इस तरह बात करते हुए देखा था। उसे बुरा लगा और रोते हुए बोली, आप मुझ पर पहले कभी गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन आप अभी इस बेशर्म लड़की की वजह से मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। भाई ये लड़की ऑलरेडी दूसरे आदमी के साथ है, फिर ये सब जानकर भी आप ऐसे नाटक कर रहे हो जैसे कुछ नहीं हुआ। तब जाकर कृतिका को समझ में आया कि दिशा उसे गलत समझ रही है। उसने हंसते हुए कहा, मैं बस सर की असिस्टेंट हूँ, मैं किसके साथ हूँ किसके साथ नहीं उनसे उनका क्या लेने देना। वो सही थी, वो सिर्फ असिस्टेंट है और अद्वैत उसके रिलेशनशिप में दखल देने का हक नहीं दे सकता। लेकिन पता नहीं क्यों अद्वैत को ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये सुनते ही दिशा का गुस्सा मुस्कुराहट में बदल गई, जैसे वो कुछ देर पहले रो ही नहीं रही हो, और वो बोली, तो तुम कृतिका हो असिस्टेंट? आई एम सॉरी, मैं तुम पर चिल्लाना नहीं चाहती थी, मैं तो बस उस धोखेबाज भाभी पर चिल्लाना चाहती थी। कृतिका कंफ्यूज हो गई और उसने पूछा, तुम अपनी भाभी को पहचानती भी नहीं हो? दिशा कुछ कहती उससे पहले कि अद्वैत ने उसे रोकते हुए कहा, तुम इतनी जल्दी क्यों वापस आए? दिशा ने मुंह बनाकर कहा, ऑफ कोर्स, मैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हूं, मगर आपने मुझे डांट दिया। अद्वैत ने कहा, बिना जाने तुम लोगों को इंसल्ट करने लगती हो, क्या तुमने इतने सालों में कुछ नहीं सीखा है? ब्रो आई एम वेरी सॉरी, ना मुझे लगा कि वह बुरी औरत आपको फंसा लेगी, दिशा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। मगर अद्वैत को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ मेरी चिंता के आड़ में तुम किसी की भी इंसल्ट कर सकती हो? अद्वैत ने बिना किसी इमोशन के कहा, क्या तुम मेरे आसपास के लोगों की इंसल्ट कर सकती हो?
दिशा ने अपने भाई को कभी इतना स्ट्रिक्ट होते हुए नहीं देखा। वो सचमुच बहुत डर गई और उसने कृतिका की तरफ मुड़कर मदद मांगते हुए कहा, कृतिका आई एम सॉरी, क्या मुझे तुम माफ कर देगी? अगर तुम माफ कर दोगी तो मैं तुम्हारे किसी भी काम में मदद करूंगी। इट्स ओके, तुम मेरी इंसल्ट नहीं कर रही थी। कृतिका को बिना वजह की डांट पड़ी, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसके अलावा दिशा अद्वैत की बहन है, वो कृतिका की कुछ नहीं लगती। जब वो उससे गुस्सा हो तो और दिशा थोड़े बहुत एक जैसे दिखते थे और उसकी मासूमियत देखकर कृतिका को वो अच्छी लगी। दिशा ने कृतिका को टाइटली लगाते हुए कहा, कृतिका तुम कितनी ब्यूटीफुल और काइंड हो, अब से तुम मेरी दोस्त हो। दिशा, अद्वैत, एक प्यारी आवाज फिर से दरवाजे की तरफ से आए। कृतिका ने देखा तो वहां पर एक और यंग लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा डेलिकेट था। उसने एक वाइट ड्रेस पहनी हुई थी और उसके काले बाल कंधे पर थे। वो कॉलेज स्टूडेंट की तरह दिख रही थी। वो एक मुस्कुराहट के साथ अद्वैत के पास आई और बोली, हाय अद्वैत, बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अद्वैत ने उसकी तरफ देखा और कहा, कौन हो तुम और तुम क्यों मुझे मिस करने लगी? ये सारे के सारे लोग उसके बॉस के पीछे भागते हैं, मगर उसके पास कोल्डली, स्ट्रेट फॉरवर्डली और रूडली सबको मना कर देते हैं। कृतिका ने अपने मन ही मन सोचा। उस लड़की ने अपने लिप्स बाइट करके आंखों में आंसू लेकर कहा, अद्वैत तुम्हें मैं याद नहीं हूं? अपने दोस्त को रोते हुए देखकर दिशा को बुरा लगा और बोली, भाई यह नित्या है, नित्या बजाज। अगर आपकी शादी उस लड़की से नहीं हुई होती तो नित्या आपकी वाइफ होती। अद्वैत कोल्डली बोला, मेरी वाइफ? किसने कहा तुम्हें ये? अगर तुम्हें इसी तरह के बकवास करनी है तो यहाँ मत यहाँ करो। दिशा, मैं ठीक हूँ, अद्वैत के साथ लड़ाई मत करो। नित्या की आंखों में आंसू भरे हुए थे मगर वह स्ट्रांग देखने की कोशिश कर रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर किसी को भी दिया आ जाए, लेकिन अद्वैत को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बोला, दिशा अपनी फ्रेंड को लेकर यहाँ से जाओ और किसी को दोबारा मत लेकर आना। फाइन, हम जा रहे हैं। दिशा ने गुस्से में मुंह बनाया, लेकिन जाने से पहले वो फिर से मुड़कर पूछा, भाई मुझे भूख लगी है, मैं क्या जाने से पहले खा सकती हूँ? अद्वैत अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसकी रिक्वेस्ट मन नहीं कर सकता था, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर चला गया। अद्वैत को ना मना करता हुआ देखकर दिशा समझ गई उसने हाँ कहा है और उसने पूछा, अनीता आंटी क्या अभी भी खाना है? अनीता आंटी ने मुस्कुरा कर कहा, दिशा तुम बड़ी होती जा रही हो। आंटी, मेरी हाइट बढ़ना कई सालों पहले बंद हो गई थी और आप हर बार मुझसे मिलाती हो तो कहती हो कि मैं बड़ी हो रही हूँ। उसने अनीता आंटी को गले लगाते हुए कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? अनीता आंटी ने कहा, अगर मेरी दिशा को भूख लगी है तो खाना क्यों नहीं होगा? आंटी, आप बेस्ट हो। दिशा फिर नित्या की तरफ मुड़कर बोली, चलो खाना खाते हैं। नित्या ने मुस्कुराकर कृतिका को देखा और बोली, मिस श्रीवास्तव, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कृतिका ने भी पॉलिटली मुस्कुराकर कहा, हेलो मिस बजाज। भले ही अनाहिता की स्माइल पोलाइट थी मगर उसकी आंखों में भी एक अजीब से गुस्सा था, ठीक उसके भाई प्रियांशु की तरह। कृतिका को हमेशा तुम प्रियांशु के गुस्से के कारण समझ नहीं आता था, लेकिन नित्या से मिलने के बाद और उसे समझ में आ रहा था। नित्या अद्वैत की वाइफ बनना चाहती थी और पूरा बजाज परिवार मित्तल परिवार के साथ रिश्तेदार बनना चाहता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वो लोग अद्वैत की वाइफ को कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उसे टारगेट कर रहे हैं, असिस्टेंट को। वो प्रेसिडेंट की असिस्टेंट है, जो एक ऐसी पोजीशन है जो कंपनी में कई लोग चाहते थे और कितने लोगों को ये भी डर है कि हमेशा अद्वैत के साथ रहने की वजह से और उसकी खूबसूरती की वजह से वो उसके नजदीक चल जाएगी। क्या जो लोग इस बात को लेकर डाउट करते हैं उन्हें नहीं पता कि उसके बॉस किस तरह के इंसान है? वो एक छोटी सी असिस्टेंट के प्यार में कैसे पड़ेगा? कृतिका ने नित्या की गुस्से वाली आंखों को देखा और पूछा, मिस पूछा, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है? नित्या ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे लगा तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं बस तुम्हें देखने लगी। मुझे उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। मासूम दिशा को नित्या की बातों का मतलब समझ नहीं आया और उसने कहा, हाँ कृतिका सचमुच बहुत खूबसूरत है। नित्या आगे बोली, मिस श्रीवास्तव, इतनी खूबसूरत होने के बाद तो बहुत सारी लड़के आपके पीछे बड़े होंगे। बहुत सारे लड़के तो हैं मगर, कृतिका ने जवाब दिया, मगर मिस बजाज चिंता मत कीजिए, मेरी ऑलरेडी शादी हो गई है और मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपकी और प्रेसिडेंट मित्तल के बीच नहीं आऊंगी। कृतिका जानकर भी अनजान होने का नाटक नहीं करना चाहती थी। उसका दिल्ली में कोई परिवार नहीं था, जबकि नित्या के पास बजाज परिवार की बैंकिंग थी जो दिल्ली के 4 बड़े परिवारों में से एक थे। अगर नित्या उसे कुछ करना चाहे तो ऐसा होगा जैसे एक हाथी चींटी को कुचलना चाहती है। पास्ट के एक्सपीरियंस ने उसे सिखा दिया था कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है।
कृतिका की स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में नित्या को हैरान कर दिया। वो थोड़ी देर हिचकिचाई, फिर आगे झुककर वो बोली, मिस श्रीवास्तव, आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानना चाहती है। जब तक आप मेरे मामले में नहीं पड़ेगी मैं आपको कोई परेशानी नहीं खड़ी करूंगी। नित्या, जो अभी अभी अद्वैत के सामने इनोसेंट और स्वीट बिहेव कर रही थी, उसके जाते ही उसने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए। कृतिका खुश थी कि उसका जजमेंट बिल्कुल गलत नहीं था और वह इस ऊपर से स्वीट लड़की के जाल में नहीं फंसी। अपने आप को समझ नहीं सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। एक सेटिस्फाइंग आंसर मिलने के बाद नित्या ने घिन से कृतिका को देखकर दिशा के साथ चली गई। कृतिका को नित्या जैसी लड़कियां समझ नहीं आती थी कि क्यों वो लोग एक ऐसे इंसान के पीछे पड़ जाती हैं जो उनसे प्यार ही नहीं करता। लगता है तुम्हें मेरी कही हुई एक भी बात समझ में नहीं आती है या फिर याद नहीं रहती है। अचानक से कृतिका को अपने पीछे से अद्वैत की सख्त आवाज बात सुनाई दी तो उसने पीछे मुड़कर उसे देखा। वो अपने काम पर इतने फोकस थी कि अद्वैत का ये कमेंट उसे अच्छा नहीं लगा और वो बोली, सर अगर मेरे काम में कुछ गड़बड़ है तो प्लीज डायरेक्टली बोल दीजिए, मैं काम अच्छे से करूंगी। अद्वैत ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, क्या मैंने कहा कि तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर रही हो? कृतिका ने कंफ्यूज होकर पूछा, तो फिर आपका मतलब क्या था? अद्वैत बोला, खाना खा लो पहले, फिर तुम्हें मेरे साथ कहीं बाहर जाना है। कृतिका को पता था कि आज ऑफिस में कोई काम नहीं है, उसके पास साथ जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। डाइनिंग टेबल पर दिशा और नित्या लगातार बातें किए। दिशा बोली, मेरे भाई हमेशा तुमसे इतना कोल्डली बिहेव करते हैं, मुझे पता नहीं चलता तुम उन्हें इतना क्यों पसंद करती हो। नित्या ने जवाब दिया, क्या किसी को पसंद करने के लिए किसी कारण की जरूरत होती है? मैं जब से छोटी थी तब से मुझे अद्वैत की दुल्हन बनना था और इस जिंदगी में उसके अलावा मैं और किसी से शादी नहीं करूंगी। लेकिन जैसे ही अद्वैत वहां आया वो लोग चुप हो गए और उन्होंने बात करना बंद कर दी और चुपचाप खाना खाने लगे। डाइनिंग टेबल बहुत बड़ा था, इसलिए सब अलग अलग बैठ गए। अद्वैत जहां बैठा था, कृतिका ने जाबूझकर वहां से दूर वाली सीट चुनी और सब अपना खाना खाने लगे। उसने सुबह बहुत खाया था इसलिए उसे अभी भूख नहीं थी। उसने अपना खाना खत्म किया तब उसकी नजर अद्वैत पर गई, जिसे अभी तक आपने खाने को हाथ भी नहीं लगाया था। अद्वैत ने नित्या की तरफ देखकर कोल्डली कहा, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम मुझे सीरियसली शादी कर सकती हो? क्योंकि तुम मेरी दुल्हन बनना चाहती थी। अगर तुम सचमुच अपने आप को और अपने परिवार को एम्ब्रेस नहीं करना चाहती तो इन रियलिस्टिक थॉट को अपने दिमाग से निकाल दो। अद्वैत, आई एम सॉरी। नित्या ने अपनी हॉट बाइट की और आंसू भरी आंखों के साथ बोली, मैं जानती हूँ ये सब इसलिए क्योंकि उस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया, इसलिए तुम डिवोर्स चाहते हो और मेरी फीलिंग्स की वजह से दूसरे लोग ये सोचेंगे कि तुम मेरी वजह से डिवोर्स ले रहे हो। मुझे अपनी फीलिंग्स इस वक्त नहीं बतानी चाहिए थी, मगर मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि चाहती हूँ कि पूरी दुनिया इस बारे में जाने। तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो प्लीज मेरी सच्ची फीलिंग को हर्ट मत करो। ये कितनी मेलोड्रामेटिक लड़की है, कृतिका मन ही मन बोली। लेकिन नित्या की बातों से अद्वैत को कोई फर्क नहीं पड़ा और बोला, मेरे साथ यह गेम मत खेलो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा डिवोर्स हो गया इसलिए तुम्हारा रास्ता खाली हो गया? इतना कहकर उसने दिशा की तरफ देखा और बोला, दिशा अभी के अभी इस इंसान को यहाँ से लेकर जाओ और इस तरह के इंसानों के साथ दोस्ती थोड़ी कम करो। नित्या, चलो यहाँ से चलते हैं। अद्वैत आज बहुत बुरे मूड में था इसलिए दिशा घबराकर नित्या को लेकर वहां से तुरंत भाग गई। वही गाड़ी में दिशा ने नॉर्मल होकर कहा, नित्या मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मेरे भाई को अपने पर्सनल स्पेस में दखल बिल्कुल पसंद नहीं और अगर मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी तो वह खुश नहीं होंगे। नित्या ने पीछे की तरफ देखा, गाड़ी आगे बढ़े जा रही थी और विला दूर छूटता जा रहा था जिसके वह हमेशा देखा करती थी। उसके दिमाग से अद्वैत और कृतिका एक साथ खड़े थे, वो सीन निकल ही नहीं रहा था। वो किसी और से बेहतर जानती थी कि अद्वैत लड़कियों को कितना नापसंद करता है। उसने बहुत कोशिश की थी अद्भुत के करीब जाने की, लेकिन हर बार अद्वैत उसे रिजेक्ट कर देता था। कृतिका भी एक यंग लड़की थी लेकिन वह आसानी से अद्वैत के करीब जा सकती थी। जितना वह इस बारे में सोच रही थी उतना चिढ़ रही थी। उसने कहा, अगर उसे अपने पर्सनल स्पेस की इतनी ही फिक्र है तो फिर वो लड़की अपनी मर्जी से उसके घर में कैसे आ जा सकती है, वह भी उसके इतनी नजदीक? दिशा ने हैरान होकर पूछा, कौन लड़की? मेरी भाभी। भले ही उसने चीटिंग की हो मगर उनकी शादी अभी भी टूटी नहीं है, इसलिए उसका इस घर में आना नॉर्मल सी बात है। अगर नित्या को नहीं पता होता कि दिशा बेवकूफ है तो उसे लगता है कि वो उसे चिढ़ा रही है। दिशा, क्या तुम सचमुच मुझे चिढ़ा रही हो? मैं अद्वैत की असिस्टेंट के बारे में बात कर रही हूँ। ये सुनकर दिशा बोली, उनकी असिस्टेंट उनके साथ काम करती है इसलिए उसका उनके घर में आना जाना कोई बड़ी बात नहीं है। नित्या ने रूठली कहा, उसकी पहले असिस्टेंट एक मिडिल एज औरत थी जिसका नाम हिना था।
मगर यह यंग है और ब्यूटीफुल है, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि उसके तुम्हारे भाई के लिए कोई गलत इंटेंशन नहीं है? दिशा बोली, मगर कृतिका ने कुछ गलत तो नहीं किया। नित्या बोली, तुम मेरी दोस्त हो तो तुम उसे क्यों सपोर्ट कर रही हो? मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मैं गलत और सही में फर्क जानती हूँ। दिशा और नित्या एक साथ बड़े हुए थे, एक साथ खुश स्कूल गए थे और बचपन के दोस्त थे, इसलिए वह अपनी दोस्ती की बहुत इज्जत करती थी। पहले नित्या इतनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होती थी। दिशा को समझ नहीं आ रहा था कि आज उसके साथ क्या हुआ है। दिशा, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। नित्या ने जल्दी माफी मांगी, क्योंकि अद्वैत की बहन होने के नाते वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। दिशा मुस्कुराई और उनकी दोस्ती फिर से ठीक हो गई। वही विला के अंदर कृतिका फिर से अद्वैत को किसी लड़की को रिजेक्ट करते हुए देखा तो वह उसे थोड़ा एडमिरे करने लगी। उसके बॉस कितने आसानी से हाइपोक्रेटिक लोगों को पहचान लेते हैं। तभी अचानक अद्वैत ने पूछा, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? कृतिका ने जल्दी मुस्कुराना बंद कर दिया और जवाब दिया, क्या मैं मुस्कुरा रही थी? अद्वैत कुछ सेकंड के लिए रुका और फिर उसने कहा, मेरा उसे लड़की से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर कृतिका को समझ नहीं आया कि वो क्यों उसके सामने एक्सप्लेन कर रहा है, तो वह थोड़ा कंफ्यूज होकर बोली, सर यह आपका मैटर है, मुझे बताने की क्या जरूरत है? अद्वैत को भी नहीं समझ में आया कि क्यों कृतिका को वह एक्सप्लेन कर रहा था, मगर वह नहीं चाहता था कि वह उसे गलत समझे। टॉपिक बदलते हुए कृतिका ने तुरंत काम की तरफ मोड़ दिया और बोली, सर प्लेन पूरी तरह तैयार हो चुका है, मुझे जाकर चेक करना होगा। अद्वैत बोला, मैंने ऑलरेडी वो काम शिव को सौंप दिया है, तुम मेरे साथ चल रही हो। कृतिका को पता था कि बाद में तो कोई काम नहीं है, इसलिए सिर्फ नहीं पता था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, मगर फिर भी वो मान गई। वो लोग जल्दी गराज पहुंचे, जहां पर एक दर्जन भी ज्यादा लग्जरियस गाड़ियां पार्क थी। अद्वैत ने किसी ड्राइवर को नहीं बुलाया, इसलिए कृतिका को लगाकर उसे ड्राइविंग करनी है, तो कृतिका रोल्स रॉयस की तरफ आगे बढ़ी, जो वो अक्सर चलता था। लेकिन अद्वैत दूसरी डार्क ग्रे स्पोर्ट्स कार की तरफ बढ़ते हुए बोला, हम आज इसमें जाएंगे और मैं ड्राइविंग करूंगा। कृतिका अपने बॉस को ड्राइविंग नहीं करने दे सकती थी और उसके अलावा स्पोर्ट्स कार्स में सिर्फ 2 सीट्स थी, तो अगर वो गाड़ी चलाएगा तो उसे पैसेंजर सीट पर बैठना होगा। फिर कृतिका ने एक बार सुना था कि लड़के अपनी पैसेंजर सीट पर किसी खास लड़की को ही बिठाते हैं, जैसे कि वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड। ये सोचकर वो उसे और ड्राइव नहीं करने देना चाहती थी। वो बोली, सर क्या आप ड्राइव करेंगे? ये ठीक रहेगा, मैं आज किसी प्राइवेट में मामले के लिए बाहर जा रहा हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मगर चिंता मत करो, तुम्हें आज के लिए ट्रिपल सैलरी मिल जाएगी। जैसे ही कृतिका ने ट्रिपल सैलरी का नाम सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने जल्दी से पैसेंजर सीट पर बैठते हुए कहा, सर बस बताइए मुझे क्या करना है, मैं तुरंत कर दूंगी। उसे इतना एक्साइटेड देखकर अद्वैत चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जल्दी ही वो गाड़ी विला से निकालकर हाईवे पर दौड़ने लगी। गाड़ी स्पीड से चल रही थी, मगर दोनों शांति से बैठे हुए थे। तो कृतिका ने उससे पूछा, सर मैं आपके साथ तकरीबन आधे साल से कम कर रही हूँ, मैं आपको पहली बार ड्राइविंग करते हुए देखा था, मुझे नहीं पता की थी कि आप इतने अच्छे ड्राइवर हो सकते हैं। अद्वैत बोला, मुझे रेसिंग बहुत पसंद थी, मैं पहले रेस कार ड्राइवर था। आप एक रेस कार ड्राइवर थे? कृतिका यह नहीं जानती थी। अगर मेरे परिवार को मेरी जरूरत नहीं होती तो अब तक मैं शायद एक रेस कार ड्राइवर होता। अद्वैत बोलकर हंसा, मगर कृतिका उसकी हंसी में कड़वाहट देख सकती थी। तो अद्वैत के पास भी उसका अपना एक सपना था, लेकिन फैमिली बिजनेस को उसने ज्यादा इंपॉर्टेंट दी। कृतिका को भरोसा था कि अद्वैत जैसा कोई जिसके पास सब कुछ है, वह अगर चाहता तो वह बन सकता था। उनकी गाड़ी तेजी से 2-3 घंटे चलती रही और वह लोग शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत जगह पर आ गई। हाईवे पर भी जब पुलिस ने अद्वैत को देखा तो उसे बिना कुछ कहे अंदर जाने दिया और 10 मिनट चलने के बाद वह लोग एक बहुत खूबसूरत सी जगह पहुंचे, जहां चारों तरफ फूल खिले हुए थे। वहां का नजारा इतना खूबसूरत था जैसे कोई परी टेल। उन्होंने गाड़ी रोकी तो गार्ड ने गाड़ी की चाबियां ले ली पार्क करने के लिए और एक एक अटेंडेंट उन्हें बगीचे की तरफ ले जाने लगा थे, जहां चारों तरफ फूल ही फूल लगे हुए थे और बैकयार्ड में एक अलग ही वाइब आ रही थी। वहां पर बहुत सारे खूबसूरत फूल और एक फाउंटेन था। आदमी और औरतों के हंसने की आवाज और एक साथ मस्ती करने की आवाज अंदर से आ रही थी। वहां काफी खुशनुमा माहौल था। जब वह लोग वहां पर पहुंचे तो उन्हें 3 कपल्स एक साथ बैठकर आपस में कार्ड खेलते हुए दिखाई दिए। वह तीनों ही गॉर्जियस कपल कोई आम इंसान नहीं लग रहे थे। उनके और डेमोन्स की वजह से कृतिका ने उन्हें देखकर पहचान की कोशिश की, मगर उनमें से किसी को वह पहचान नहीं पाए। तभी उन सब ने एक साथ अद्वैत और उसे देखा और बोले, अद्वैत तू फाइनली आ गया, थैंक यू फॉर लिसनिंग।
मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।